अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया नाज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्से इस वक्त शदीद तरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है और फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक 5 सितंबर तक इन दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा मौजूद है। सिर्फ पंजाब में अब तक 41 अफराद जहां हो चुके हैं, 24 लाख से जायद अफराद मुतासर है, 3000 से जायद देहात जेर आब आ गए हैं और सैकड़ों बस्तियां तबाह हो चुकी हैं। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, झंग, कसूर, ओकाड़ा, भावल नगर, फैसलाबाद और चिन्योट समेत कई अजला में खड़ी फसलें, मकानात और राब्ता सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। ट्रैफिक मुअत्तल है और तालीमी सरगर्मियां भी मुतासर हो रही हैं। एनडीएमए और पीडीएमए के मुताबिक सैलाबी रेले का ये स्पेल मजीद तकरीबन 1 हफ्ते तक बरकरार रहने का खदशा है, जबकि बालाई इलाकों में बारिशों से मजीद पानी के इजाफे का अंदेशा जाहिर किया गया है। सूरत हाल को मजीद पेचीदा बनाने में भारत का किरदार नुमायां है, जिसने दरियाए सतलुज में अचानक पानी छोड़कर पाकिस्तान को महज बराए नाम इतला दी। भारतीय पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मुसलसल बारिशों के बायस वहां मजीद सैलाबी दबाव पैदा हुआ है और इम्कान है कि भारत दोबारा पानी छोड़ेगा, जिसके बराह रास्त असरात जनूबी पंजाब और पंजनद बैराज पर पड़ेंगे। इस तनाजुर में सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर रखा है, लेकिन माहिरीन के मुताबिक अगर बर वक्त बड़े आबी ज़खायर तामीर होते तो नुकसान कम हो सकता था। इसी पसे मंजर में कालाबाग डैम की बाज़गश्त दोबारा सुनाई दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी डैम की खुलेआम हमायत करते हुए कहा है कि सूबाइयत की बजाय कौमी मफाद को मुकद्दम रखना होगा। अगर कालाबाग डैम मौजूद होता तो आज ये कीमती पानी जाया होने के बजाय तवन्नाई और ज़राई मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा होता। इन कुदरती आफात के साथ साथ पाकिस्तान को शदीद माली बहरान का भी सामना है। हुकूमत ने सितंबर ता नवंबर तकरीबन 4800 अरब रुपए कर्ज लेने का मंसूबा बनाया है ताकि मुल्की अखराजात पूरे किए जा सके। माहिरीन का कहना है कि सैलाब के बायस महसूलात में कमी और नुकसानात के इजाले के लिए हुकूमत को मजीद कर्ज और आलमी इमदाद पर इन्हिसार करना पड़ेगा। यूं मुल्क बैक वक्त कुदरती आफात, माशी मुश्किलात और पॉलिसी चैलेंजेस की जद में है। सवाल यह है कि क्या कालाबाग डैम मौजूद होता तो हम इस तबाही से बच सकते थे? क्या मौजूदा मुल्की तबाहत और अरबों रुपए के नुकसान के बाद क्या तमाम सूबे कालाबाग डैम की तामीर के लिए राजी हो जाएंगे? इस सैलाबी सूरत हाल और इसके हल की तलाश के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर आबी अमूर जफर इकबाल भट्टू साहब। आपको वेलकम करते हैं। जफर साहब, सैलाब आ गया, पानी बेकाबू हो गया, अब रेस्क्यू टीमें काम कर रही हैं, मगर आइंदा के लिए सवाल ये अहम है कि आखिर कोताही कहाँ हो रही है? हमारे पास वाकईतन निज़ाम मौजूद नहीं है या उसको सिर्फ कुदरती आफत कहकर आवाम की नज़र में इस नुकसान की शिद्दत को कम करना काफ़ी है? देखिए, हमारे यहाँ जो फ्लड है वो पहली दफ़ा नहीं आया। हर साल मानसून की बारिशों में फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इस दफ़ा जो नया फिनोमेना हुआ है वो ये हुआ है कि हमारे जो मशरकी दरिया हैं जो खामोश पड़े होते थे, जिसमें भारत ने पानी जो है बंद किया हुआ था और कई दहाइयों से पानी नहीं आ रहा था, नहीं चल रहा था, उनमें पानी आया है और बेतहाशा पानी आया है। और ये जो है बारिशें हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड रेन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा बारिशें हैं और ये इतनी ज़्यादा बारिशें हैं कि यहाँ पे दरियाए चनाब में भी 10 लाख क्यूसिक का रेला चला है मराला से, और वो जो चिन्योट पुल है वहाँ तक 10 लाख का रेला चलता गया है। हालांकि 10 लाख क्यूसिक का जो फ्लड है वो तो दरियाए सिंध में आता है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, जिसका कैचमेंट जो है सबसे बड़ा है। लेकिन इस दफ़ा चनाब में 10 लाख क्यूसिक पानी आ गया इंडिया की तरफ से। उसके बाद रावी और सतलुज, इन दोनों में भी रिकॉर्ड फ्लड्स आए। तो ये जो कैचमेंट्स हैं इनमें बारिशें ज़्यादा होने की वजह से पानी ज़्यादा आ गया, और ख़ुसूसन जो मशरकी दरिया हैं जिन पे समझ लिया गया था, गलत तौर पे समझ लिया गया था कि शायद इनमें अब पानी नहीं आएगा, तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन शुरू हो गई और उस अर्बनाइजेशन का इफेक्ट ये हुआ कि वहाँ पे इंसानी बस्तियाँ भी आबाद हो गई और वहाँ पे रोड्स भी बन गए और वहाँ पे इंडस्ट्रीज भी लग गई, और जिसकी वजह से ये हुआ कि जो कुदरती दरिया की जो फ्लड प्लेन्स थी, जो सैलाबी रास्ते थे, उनमें रुकावटें पैदा हो गई। तो लाखों की तादाद में लोग इफेक्ट हुए हैं जिनको एवैक्यूएट किया गया है, और ये तादाद करोड़ों तक भी जा सकती है। जब फ्लड उतरेगा, जब नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जाएगा, इफेक्टेड एरियाज़ का, इफेक्टेड लोगों का,
तो ये बहुत बड़ी तादाद होगी। बिल्कुल। और इससे जो रिवर फ्लड प्लेन्स में जो फसलें हैं वो इस वक्त खराब हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, और उनको पता नहीं रिहेबिलिटेट करने पे किसानों को कितना टाइम लगेगा दोबारा। और आपको पता है कि हमारे किसानों की माली हालत जो है वो हमें पता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को बड़ा एक रिहेबिलिटेशन प्लान जो है वो देने की वो है जरूरत बहुत एक है। जबरदस्त किस्म आना बिल्कुल। पड़ेगा। जफर साहब, उसके एक और बाद चीज भी, एक और चीज, पाकिस्तान में एक और डिबेट दोबारा से छिड़ गई है कि डैम्स के हवाले से, मगर उसमें मैं देख रही हूँ कि वाजे दो राय पाई जा रही हैं। कुछ माहिरीन बड़े डैम्स के खिलाफ और नहरी निज़ाम समेत छोटे डैम्स को मसाइल का हल कह रहे हैं, जबकि दूसरी राय ये है कि बड़े डैम्स बनाने चाहिए, वही मसाइल का हल है। आपकी इसमें क्या एक्सपर्ट राय है? क्योंकि मैं तो बचपन से ये सुन रही थी कि डैम्स बनने, डैम्स बनने, डैम्स बनने चाहिए, लेकिन अब फॉर फ्यू ये मैं ये सुन रही हूँ कि डैम्स इज नॉट अ सोल्यूशन। देखिए, डैम्स पूरी दुनिया में डैम्स बनते हैं, मुल्क बनाते हैं। और इस वक्त जो वर्ल्ड कमीशन ऑफ लार्ज डैम है, अगर उसकी रजिस्टर्ड की बात की जाए तो दुनिया में कुछ 70,000 से ज़्यादा तो सिर्फ लार्ज डैम बने हुए हैं। हम अपने इलाके पे अगर गौर करें तो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक में चाइना 25,000 लार्ज डैम बना चुका है और अभी भी बना रहा है। थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम उसने बनाया, और उस पे जो स्टोरेज और चीजें हैं। इस तरह इंडिया की बात इंडिया करें, की बात, 5,000 से ज्यादा बड़े डैम्स तो उन्होंने भी बना रखे हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो बड़े डैम कितने हैं, वो गिनती के ही हैं। जी। और यही बड़े डैम हैं जो जरूरत के वक्त हमारे काम आते हैं। जब हमारे पास अभी देखें फ्लड है, फ्लड से जैसे ही हम गुजरेंगे तो फिर एक ड्राउट हमारे सर पे खड़ा होगा। जैसे मंगला की बात करें, मंगला में इस दफा पानी नहीं आया झेलम में, अभी तक उसकी रिजर्वायर 80% भरी है। और हमारी टोटल जो सालाना पानी आता है दरियाओं में 140 मिलियन एकड़ फीट आता है। हम अपनी स्टोरेज की बात करें तो हमारी स्टोरेज सिर्फ 14 मिलियन एकड़ फीट है, यानी टोटल अवेलेबल पानी का सिर्फ 10%। 90% पानी तो हमारा अनइंटरप्टेड या अनस्टोर्ड ही जाता है। तो इसलिए जो बड़े डैम हैं पाकिस्तान में वो इस वक्त कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं डाल रहे। और मजीद इनकी ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का वाटर साइकिल ऐसा है कि पाकिस्तान में सिर्फ मानसून में बारिशें होती हैं और बाकी साल जो 9-10 महीने हैं उसमें कोई बारिश नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, हमारी मीशत का दारोमदार ज़राअत पे है, तो हमारी ज़राअत की रिक्वायरमेंट्स जो है वो मतलब सारा साल होती हैं। आप समझते हैं कि बड़े डैम्स का होना जरूरी है? बड़े डैम्स का होना जरूरी है, लेकिन ये जो हम समझ लेते हैं ना कि एक कोई कंपोनेंट ही सारे मसले का हल है, वो चीज गलत होती है। कि ना ही तो बड़े डैम जो हैं वो गलत हैं कि नहीं बनाने चाहिए, और दूसरी तरफ ये थॉट कि जी सिर्फ बड़े डैम बनने से मसला हल होगा, बाकी हल नहीं है। बाकी हल भी बहुत से हैं, लेकिन हर एक चीज को शामिल रखना पड़ेगा। कहीं पे बिल्कुल। बड़े अपने डैम नहरी बनाने निज़ाम होंगे, को भी कहीं पे अपडेट करने की ज़रूरत है। अंग्रेज बना के चले गए हैं, फरसुदा निज़ाम है, उसको भी अपडेट करने की ज़रूरत है। साथ में छोटे और बड़े डैम्स भी बनाने की ज़रूरत है। ज़फ़र साहब, स्पेसिफिकली अगर कालाबाग डैम की बात की जाए, क्योंकि ये बात बहुत ज़्यादा की जा रही है कि कालाबाग डैम होता तो मौजूदा सैलाबी हालात में इस तबाही से बचा जा सकता था। एक तो इस बात को आप कितना दुरुस्त समझते हैं? दूसरा, क्या कालाबाग डैम जिस नोयत का है और जो बातें इससे मुतालिक की जाती हैं कि वो तवानाई के शोबे से लेकर पानी की स्टोरेज तक दोनों में अहम किरदार अदा कर सकता है, ये कितना दुरुस्त है? देखिए, आपके इससे पहले जो आपने बात की, मैं उसका पहले जवाब दूंगा। जो पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट है, इसने अपने बैराजेस जो कि 100 साल पुराने बैराजेस थे, ये सोचा कि जी ये बहुत पुराने स्ट्रक्चर हो गए हैं, हमें इनको अपग्रेड करना चाहिए। तो उन्होंने आज से 15-20 साल पहले अपने बैराजेस की अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया बाकायदा, और जितने भी पुराने बैराज थे उनकी रिहेबिलिटेशन करके कैपेसिटी बढ़ाई, उनके स्ट्रक्चर को बेहतर किया। उसके रिजल्ट अब हमारे सामने आ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अनप्रेसिडेंटेड फ्लड था ये सेफली स्ट्रक्चर से पास होके नीचे जा रहा है। तो इसी तरह हमें डैम्स और जितने भी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो उनकी रीएवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट करके रिहेबिलिटेशन करनी चाहिए। अब आपका जो दूसरा सवाल है कालाबाग डैम का, कालाबाग डैम के ऊपर हमारे पास 6 मिलियन एकड़ फीट तक की स्टोरेज अवेलेबल होगी, जबकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में कोई 140 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है सालाना इन दरियाओं से, जिसमें से कोई 70 मिलियन एकड़ फीट के करीब दरिया सिंध से आता है। और कालाबाग डैम चूंकि दरिया सिंध पे प्रपोज है, जब मानसून का सीजन है मानसून में भी 50 मिलियन एकड़ फीट तक आराम से दरिया सिंध में आ जाता है। इस साल भी इतना पानी आ चुका है।
तो इसलिए हमें तो एक नहीं, एक से ज्यादा कालाबाग डैम्स की जरूरत है, ताकि क्योंकि डिमांड और सप्लाई का गैप है हमारे यहाँ। जब हमारे पास सप्लाई ज्यादा होगी उसको हम स्टोर कर लेंगे, और जब जरूरत होगी उसको रिलीज करना है। कि ये जो मौजूदा सैलाब है इसमें कालाबाग डैम कोई रोल प्ले नहीं कर सकता था, क्योंकि अच्छा। ये मौजूदा सैलाब जो है हमारा पंजाब के जो मैदानी दरिया हैं उनमें आया हुआ है, और ये सारे दरिया कालाबाग डैम से नीचे जाके दरिया सिंध में मिलते हैं। तो इसीलिए जो रेला हमारा त्रिमो से निकला है वो रेला जाके पंचनद में जाएगा। तो कालाबाग डैम तो खैर बहुत ऊपर है। कालाबाग डैम सिर्फ जो दरिया सिंध में सैलाब आते हैं या उससे अपर कैचमेंट है, राइट। जैसे काबुल, दरिया काबुल वगैरह है, वहां से उसको बचाएंगे। कालाबाग डैम पे भी टेक्निकल लोग बैठे हैं और सूबा और सिंध के जो प्रॉपरली एतराजात कंसेंसस हो, हैं, जो हाँ, भी दोनों सूबों का कंसेंसस हो और उसके ऊपर काम करें। बहुत शुक्रिया माहिर आबी अमूर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त की छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त दोहरे बहरान का शिकार है। एक तरफ सैलाब की तबाहकारी हैं जो न सिर्फ इंसानी जानों और अमलाक को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि ज़राई ज़मीनों और फसलों को भी बर्बाद कर रही हैं, तो दूसरी जानिब गज़ाई बहरान मुंह खोले खड़ा है। अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक मुल्क में गंदम की काश्त का रकबा 6.5% कम हुआ है और मजमूई पैदावार 2.90 करोड़ टन रहने का इम्कान है, जो अगरचे गुज़श्ता 5 साल की औसतन से कुछ बेहतर है, मगर मुल्क की बढ़ती हुई ज़रूरतों के मुकाबले में नाकाफी है। बारानी इलाकों में खुश्क साली और शुमाली इलाकों में आबी किल्लत ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी है, जबकि हालिया सैलाब ने लाखों एकड़ जमीन पर दोबारा काश्त को नामुमकिन बना दी है। गंदम की दस्तयाबी के हवाले से एक और संगीन मसला पाकिस्तान स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन पास्को की नाकामी है, जिसने अरबों रुपए मालियत की दरामदी गंदम जाया कर दी। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक फंगस और सुसरी के बायस 74 अरब रुपए से जायद की गंदम फरोख्त नहीं हो सकी, जो कीमती ज़र मुबादला के ज़िया के मुतरादिफ है। इस बद इंतजामी ने किसानों और आवाम दोनों को नुकसान पहुंचाया है। मार्केट में गंदम की कीमतों में तेजी से इजाफा हो रहा है, जो पहले 2100 रुपए मन तक थी और अब 3500 रुपए से तजावज कर चुकी है। किसान इत्तेहाद ने बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने और अदायगियों में ताखीर और गंदम की नकलो हमल पर पाबंदियों को किसान दुश्मन रवैया करार दिया और खबरदार किया कि अगर मसाइल हल ना किए गए तो भूख हड़ताली कैंप लगाए जाएंगे। पाकिस्तान को एक ऐसे बहरान का सामना है जहां एक तरफ सैलाब और कुदरती आफात से ज़राई पैदावार और मुतासिर हो रही है, और दूसरी तरफ इंतज़ामी और हुकूमती पॉलिसियों की नाकामी ग़ज़ाई किल्लत और कीमतों में इजाफे को जन्म दे रही है। ग़ज़ाई किल्लत और गंदम की फसलों के हवाले से आने वाले इन खौफनाक रिपोर्ट्स पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन सैयद महमूद बुखारी साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं। बुखारी साहब, कहा जा रहा है कि हालिया सैलाब ने लाखों एकड़ जमीन दोबारा काश्त के काबिल नहीं छोड़ी। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के पास रिहेबिलिटेशन का कोई रोड मैप मौजूद है, या हम इसका असर अब आइंदा हर साल देखेंगे कि काश्तकारी कम से कम तर होती जाएगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। शुक्रिया शजिया आपका और आपके सुनो टीवी का। शजिया, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है और बहुत बड़ा एक हादसा है। आप यकीन कीजिए कि इसको शायद उस तरह से महसूस नहीं किया जा रहा। जो लोग, जो किसान इस वक्त जिस कस्मपुरसी के आलम में पड़ा है और बेदस्तो पा पड़ा है, ये हुकूमत के बस की बात ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने इदारों की वो तामीर की नहीं है कि जो ऐसे बड़े डिजास्टर के साथ जो है वो काम आ सकें। हमारे पास न तो कोई मशीनरी है इनसे नबरदाजमा होने के लिए, हमारे पास हम सिर्फ एक नुमाइशी सी चीजें करके और मीडिया के अंदर दे के हम समझते हैं कि हम ने अपना फर्ज अदा कर दिया। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको याद करा दूं, 2010 के अंदर सैलाब आया था तो उस वक्त भी बड़ी तबाही हुई थी, और फिर 2022 के अंदर जब सैलाब आया तो उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने जो रिपोर्ट दी उसने बताया कि 10 अरब डॉलर की जो है वो फसलें तबाह हुई हैं। आप देखें कि आपकी फूड सिक्योरिटी जो है वो जो है खतरे में इस वक्त है। आप जितनी जो है वो पानी है, जहां 3-3 फुट 4-4 फुट या 6-6 फुट पानी खड़ा है, वो एकदम से तो नहीं सूखेगा। देखें, उसके कोई इस तरह के रास्ते भी नहीं है कि जिनको जल्द से जल्द जो है किया जाए, या इतने पंप्स नहीं है कि जो नहर के करीब जो जमीनें
जेर आब आई हैं और वहां पंप लगा के या जिधर पानी का रुख है उधर से जल्द अज जल्द पानी को जो है वो कम किया जाए, उसका निकास किया जाए, तो तब भी जो है वो फसल बीजने के काबिल जो है वो नहीं होगी। अभी आप देख लें कि जो हुकूमत रिपोर्ट कर रही है वो 15 लाख एकड़ है, जबकि हम समझ रहे हैं कि हुकूमत आधा सच बोलती है। ये इससे डबल कर लें आप इस वक्त तक। अभी इधर पानी आ रहा है, अभी पंजत की तरफ आ रहा है और इधर से आपका आज हेड मोहम्मद वाला और उधर से गुजर रहा है, और ये सारी जमीनें जो हैं वो आपकी ये तबाही ला रहा है। लोगों के घर मसमार हो रहे हैं। आप तसव्वुर करें कि जिनके वो छपरे, जिनकी वो जानवरों की जो खुरियां हैं, देखें उनकी ये आम जो शहर का लोग हैं वो नहीं इस दर्द को समझ सकेंगे, या हुकूमत नहीं है या ब्यूरोक्रेसी उनको क्या पड़ा है मुझे बताएं। उनके तो अपने घर महफूज हैं, उनके अपने बच्चे महफूज हैं, उनके अब वो जज्बा कहां से आएगा कि जहां पे जो है वो ये हो कि इंतजामिया खड़ी हो साथ। बल्कि तो कई विजुअल इस तरह से आए हैं कि लोगों के साथ मिसबिहेव भी किया जा रहा है। आज उनके जो जानवर हैं वो बह गए, और वो लाखों रुपए की एक एक भैंस जो है वो 10-10 लाख की होती है, वो 8-8 लाख की होती है, वो उसे अपनी जान से ज्यादा प्यारी, वो उसको चारा नहीं मिल रहा, उसके जो दाने थे साल भर के वो बह गए। आप तसव्वुर तो करें ना, मैं क्या क्या आपको बताऊं। उसका जो भूसा है, तूड़ी है, वो उसकी चली गई, उसकी कायनात तो यही चीजें हैं। बुखारी साहब, एक और भी नोखानी में ऐड ऑन करती जाऊं आपके कि अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की काश का रुकबा भी कम हो गया है, 6.5% कम हो गया है। आप इसकी बुनियादी वजह क्या समझते हैं और किसको कसूरवार समझते हैं, ये मौजूदा हुकूमत या फिर पॉलिसी साज जो पिछली हुकूमत के भी थे, पीडीएम के? देखें, जो मौजूदा हुकूमत है, मैं आपको याद दिलाऊं, मेरे पास वो प्रोग्राम आपके साथ मैंने किया था और मैंने कहा था कि यह 3 से 4 महीने के बाद आपको गंदम ये नजर नहीं आएगी, जब किसान के से निकल जाएगी और वो स्टॉक करने वालों के सुपुर्द कर दी जाएगी और वो जो माफियाज है उनके सुपुर्द कर दी जाएगी, और की गई है। आपने कहा कौन जिम्मेदार है, तो हुकूमत जिम्मेदार है, आप तो जिम्मेदार नहीं है, मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं। इन्होंने जो है वो बेड़ा गर्क किया, इनकी पॉलिसियों ने किया, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, मैं अब क्या मैं अपना झोली उठा उठा के मैं दुआएं दूं। वो बैठ के जब ये फैसले करते हैं, आप यकीन करें कि तकब्बुर से बात करते हैं, और जो लोग वहां पे कुछ बैठे होते हैं वो आके हमें बताते हैं कि वहां पे वो कहते हैं जी कि गंदम नहीं बीजेंगे, हम बाहर से ले आएंगे। आप ले आए, हम और क्यों गंदम बीजेंगे कि जब हमें रेट जो 4,000 रुपए रेट था 2023 के अंदर जो है वो आज हमें 2,000 रुपए मिला, 1,800 रुपए मिला। और फिर आपने देखा कि वो जो गंदम है, आज अगर हुकूमत के पास गंदम पड़ी होती तो मार्केट के अंदर बैलेंस होना था। ये मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने फिर उसी बात पे आना है, क्योंकि जब ये कोई पॉलिसी बनाते हैं तो ये सिर्फ अपने मफादात को सामने रखते हैं। जो हमारे लीडरान हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ अपनी औलादों को परवान चढ़ाकर किसी को वजीर आला बनाने के मनसब पर इन्होंने काम किया, और कोई कहता है कि मैं वजीर आजम अपने बेटे को देखना चाहता हूं। इसके अलावा अवाम के लिए क्या किया? बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। जिसमें इसमें ऐड ऑन ही करना चाहती हूँ आपके उसमें कि जिसकी वजह से बुरान ये हुआ था गंदम का क्रिएट, अब वही इंपोर्ट पास्को की जानिब से जो रिपोर्ट आई है उसमें यही आया है कि 74 अरब रुपए से जायद की गंदम फरोख्त नहीं हो सकी, ज़ाय हुई है जो इंपोर्ट की गई है। इसके असरात हम आम आवाम तो भुगत ही रहे हैं ना। ये हुकूमती खजाने पर भी कितना बड़ा बोझ पड़ा है। भुगत रहे हैं। देखें यहाँ शिजिया, इसकी वजह क्या है कि जजा और सजा का निजाम नहीं है। मुझे बताएं किसी आला ब्यूरोक्रेट को कभी सजा हुई है? कभी किसी सिर्फ सियासतदान, वो भी एक दूसरे के खिलाफ जब होते हैं तो तब जो है वो उनको कोई सजा होती है और वो सियासी सजा होती है। कभी आपने देखा, आज ख्वाजा आसिफ साहब सच बोल रहे हैं, मैं कहता हूं खुदा करे कि वो हमेशा सच बोले।
आज वो कह रहे हैं कि देखिए ब्यूरोक्रेसी मुल्क को चला रही है। भाई अगर वो कह रहे हैं बुखारी साहब, फिर हुकूमत में कौन बैठा है ना, फिर आप हाथ डालें उन्हें। हाँ, वही मैं आज करता हूं ना कि वो पता नहीं किससे कह रहे हैं, खुद हुकूमत के अंदर बैठे हैं। मुझे बताएं किसी बड़े को, किसी ऑफिसर को, किसी जो है वो इदारे के बड़े को कभी सजा हुई है? मैंने तो अपनी जिंदगी के अंदर नहीं देखा। ये सियासी तौर पे होती है। आपने देखा कि जो पिछले अपना फवाद साहब या आज चीमा साहब वो थे, आज वो मसनद इक़्तिदार पे बैठे हैं। और हमारे इदारों का क्या हाल है? हमारे इदारे एक दफा हमें ये नवीद सुनाते हैं कि जनाब डॉक्टर आसम जो है उसने 400 अरब का जो है वो पाकिस्तान का लूट लिया, और एक वक्त ये आता है कि आज वो जनाब मसनद इक़्तिदार के ऊपर बैठे हुए हैं। ये हमारे इदारे कर क्या रहे हैं मुल्क के साथ? ये हमारे पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में या इस नहज पे पहुंचाने में कि किसका हाथ है? मुझे बताएं। आज जो है सिर्फ इक़्तिदार को दबाम देने के लिए और उसको करने के लिए अवाम की किसको फिक्र है? मुझे बताएं। ये कहते हैं कि महंगाई खत्म हो गई। कौन सी महंगाई खत्म होगी? महंगाई तो अब बढ़ेगी ना, महंगाई तो उससे मजीद बढ़ना ही है। जो 2100 रुपए मन से जो गंदम की कीमत थी वो 3500 रुपए मन में मिल रही है। ऑब्वियसली गंदम की कीमत में इजाफा हो रहा है, भुगत तो आवाम ही रहे हैं। और किसान सॉफ्ट टारगेट है, उसकी फसल जो है औने पौने ये माफियाज को दिलवा देती है हुकूमत। ये साजिश के तहत होता है। कभी चीनी का खेल खेला जाता है, आपको याद हो? बिल्कुल, उनके बेनिफिशरीज हुकूमतों के बेंच में ही बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बुखारी साहब। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त जुड़ी सी ब्रेक का देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। नाजरीन, खित्ते की तेजी से बदलती सफारती और माशी सूरत हाल में एक जाने पाकिस्तान है जो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में फाल किरदार अदा करते हुए चीन, रूस, ताजिकिस्तान और अजरबैजान समेत तमाम दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात को नई वुसअत दे रहा है। तो दूसरी जानिब भारत है जो अपनी हट दर्मी और मकारी की पॉलिसियों के बायस आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार दिखाई देता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी सदर से तारीखी मुलाकात, रूसी सदर पुतिन और दीगर आलमी रहनुमाओं से रवाबत और सी-पैक फेज 2 में तवानाई और स्मार्ट सिटीज और ज़राई सनत के शोबों में नए मुआहदे पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों की गवाही दे रहे हैं। इस दौरान चीन की बिजनेस कम्युनिटी ने पाकिस्तान में सरमायाकारी पर भरपूर दिलचस्पी जाहिर की है, जो मईशत के लिए नेक शगुन है। इसके बरक्स भारत न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर भी दबाव का शिकार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ लगाने का इकदाम भारत की मईशत की कमर तोड़ चुका है, जिसके बाद दोनों ममालिक के तिजारती ताल्लुकात शदीद बहरान का शिकार हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान में यह भी कहा गया है कि भारत ने टैरिफ जीरो करने की पेशकश की है, मगर अब बहुत देर हो चुकी है। ये वही भारत है जो रूस और चीन के करीब जाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, मगर सफारती एतमाद खो बैठा है। अजरबैजान की SCO रुकनीत को रोककर भारत ने अपनी मुखासमत और पाकिस्तान दुश्मनी को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब किया है, जिससे उसके सफारती कदकाठ में मजीद कमी आई है। सबसे अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत पहलू भारत का वो मंसूबा है जिसे एक साबिक भारतीय जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लू ने खुद बेनकाब किया कि पानी को आबी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके पाकिस्तान में सैलाबाद पैदा किया जाए। ये अमल आलमी कवानीन और सिंतास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी है, जिस पर पाकिस्तान को आलमी सतह पर भारत को मजीद बेनकाब करने की जरूरत है। भारत की अमरीकी ब्लॉक से निकलकर चीन और रूस के ब्लॉक में आने की कोशिश क्या कामयाब होगी? क्या भारत पाकिस्तान से ताल्लुकात बहे बगैर चीन से ताल्लुकात को कामयाबी के साथ आगे बढ़ा सकता है? इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में मौजूद है साबिक सफीर और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर अब्दुल बासित। आपको वेलकम करते हैं सर। बासित साहब, इस वक्त आलमी मंजरनामा और ताकत का तवाज़ुन बाकायदा दो धड़ों में ऐसे शिफ्ट हो रहा है कि तमाम ममालिक अपनी हमायत का ऐलान अपनी सफारती पॉलिसियों में किसी एक धरे में करते दिखाई दे रहे हैं। भारत जो चीन मुखालिफ कुव्वत के तौर पर अमेरिका के खित्ते में वॉच डॉग की हैसियत रखता था, वो बाकायदा चीनी ब्लॉक में शमूलियत के लिए तैयार नजर आ रहा है। आप इस पावर शिफ्ट को खित्ते के तनाजुर और खुसूसन पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच शाजिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं चीज़ों को इस तरह नहीं देख रहा, क्योंकि देखिए कोल्ड वॉर के ज़माने में एक बाइपोलर वर्ल्ड थी, फिर उसके साथ नॉन अलाइनमेंट एक मूवमेंट भी चल रही थी।
कोल्ड वॉर के बाद ऑब्वियसली बहुत सी तब्दीलियां आई हैं, और ये जो इस वक्त एक पूरा एक हाइप सी क्रिएट हुई है अराउंड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट हुई है गुज़श्ता रोज। एससीओ कोई नया इनिशिएटिव तो नहीं है, ये 2001 से चल रहा है, बेशुमारी इसकी 25th समिट थी। लेकिन ये ज़रूर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से वाइट हाउस में एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि दुनिया इस वक्त ऐसे आलम में है कि कुछ समझ नहीं आ रही कि मामलात किस रुख किस जानिब जाएंगे। इस वजह से हर मुल्क अपने आप थोड़ी बहुत रीपोजिशनिंग कर रहा है, और ये भी आप देखिए कि कोई ऐसा ब्लॉक्स नहीं बन रहे। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जो एक वेस्टर्न ब्लॉक के ज़माने में होता था वो भी डिवाइडेड है। यूरोप बिल्कुल अलग दुनिया में जा रहा है, अमेरिका की अपनी एक दुनिया है। इसलिए मैं जो देख रहा हूँ वो ये नहीं है कि हमारे खित्ते में भी कोई ब्लॉक नया बनने जा रहा है, क्योंकि ब्लॉक देखिए उस वक्त तक सही मानों में कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना हो, और जो ममालिक ब्लॉक बनाने जा रहे हैं कम से कम उनके आपस में इख्तलाफात ना हो। एससीओ में तो देखिए जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये ऐसी है कि चाइना और भारत के बड़े संगीन इख्तलाफात हैं, जी। और ये आज के नहीं हैं, बड़े पुराने हैं। इसी तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि हाल ही में हमने एक जंग भी लड़ी है। तो मैं ऐसा नहीं देख रहा इस सारी सूरत हाल को कि कुछ दुनिया डिवाइड होने जा रही है, ब्लॉक्स बनने जा रहे हैं। और चीन का भी इंटरेस्ट, अच्छी बात है, इसमें नहीं है। चीन ने कभी ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स नहीं की। अगले साल आप देखिएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात होगी मोस्ट प्रॉब्ली इन चीन। अच्छा, तो उससे मामला बिल्कुल लकलक तब्दील हो जाएंगे। सर इस वजह से भी मे बी समिट को बड़ी बारीक बीनी से देखा जा रहा होगा कि किस तरह से टैरिफ लगने के बाद मोदी साहब पुतिन से मिल रहे थे और चीनी सदर से मिल रहे थे। कुड वी से दैट कि ये शायद कोई मैसेज था डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी? देखिए ये तो जो प्रोसेस है ना चाइना और भारत का, ये तो इस समिट से शुरू नहीं हुआ। फ्रैंकली स्पीकिंग लास्ट ईयर अक्टूबर में जब रशिया में मीटिंग थी काजान में ब्रिक्स की समिट की, तो वहाँ बड़े अरसे के बाद प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात वहाँ पे हुई, और वो एक डेडलॉक वहाँ पे टूटा। लेकिन अभी भी अगर आप देखिए तो जो मामला दोनों ममालिक के दरमियान है बड़े डीप रूटेड हैं, और वो इतनी आसानी से ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अभी भी 50 से 60 हज़ार के करीब फोर्सेस ऑन साइड्स ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आई बॉल टू एन आई बॉल पोजीशन में हैं, और अभी डिसएंगेजमेंट डी एस्केलेशन के प्रोसेस हैं, पता नहीं कब खत्म होते हैं। लेकिन ये है कि एक म्यूचुअल मिसट्रस्ट बहुत डीप है, जिस तरह पाकिस्तान और भारत का है उस तरह ही आप कह लीजिए। बाज़ साहब, जिस तरह से CNN ने एक आर्टिकल में भी ट्रंप की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ट्रंप की इस सख्त पॉलिसियों से अमेरिका के इत्तेहाद से ममालिक निकलकर चीनी ब्लॉक का हिस्सा बन रहे हैं, और अमेरिका को न सिर्फ माशी बल्कि सफारती सतह पर भी शदीद दबाव का सामना है। आप क्या समझते हैं कि ट्रंप की इन पॉलिसियों से अमेरिका अपनी अहमियत वाकईतन कहीं ना कहीं लूज कर रहा है दुनिया में, या उसको कहीं थ्रेट है? डिपेंड्स कि आपका वेंटेज पॉइंट क्या है। मैं अपने ख्याल में अगर आप पिछले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक के हालात देखिए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तो बुरी तरह फेल हुई। गजा में जो कुछ हो रहा है हमारे सामने है, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है, फिर यूक्रेन वॉर जिस तरह हुई, और दुनिया भर में कई कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे। तो ये कहना कि प्रेसिडेंट ट्रंप, यकीनन प्रेसिडेंट ट्रंप का अपना, इस तरह मैंने पहले अर्ज किया, एक अपना वर्ल्ड व्यू है, अपने पर्सपेक्टिव है। वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन भी नहीं है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी तब्दील भी करना चाहते हैं, जो कि शायद मुमकिन भी नहीं है। लेकिन ये है कि उन्होंने दुनिया में एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि बहुत चीज़ों को अप एंड कर लिया है, और वो उस प्रोसेस में जा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीके से नहीं सोच रहे। अब उसमें क्या नुकसानात हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, ये तो टाइम विल टेल अस। लेकिन ये है कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है, जब तक प्रेसिडेंट ट्रंप वाइट हाउस में हैं, अगले 3.5 साल हमारे लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि हमारे ताल्लुकात जो हैं अमेरिका से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन पे ख़ास तौर पे सदमहरी का शिकार हो गए थे। तो एक अच्छा मौका है, कम से कम जो इकोनॉमिक
साइड है हमारे ताल्लुकात की उसको बेहतर किया जाए। बेहतर किया जाए, बिल्कुल। दुनिया ऑब्वियसली इस वक्त परेशान तो है बिल्कुल। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पर्सनालिटी है अनप्रिडिक्टेबल Exactly, है, sir. आप This ये is कह this is सकते what I हैं। was about to ask कि जो keeping in mind his unpredictable personality, तो ये पाकिस्तान के लिए जहाँ बड़ा अच्छा सुनहरी मौका है कि हम उनसे बेनिफिट्स ले सकें, तो वहीं ये एक चैलेंज भी होगा कि इस चीज़ को मैनेज करें, इस रिलेशन को, एक तरफ चाइना, एक तरफ अमेरिका। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चैलेंज है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि हम माजी में भी ये करते रहे हैं। अच्छा। हमारे जो चीन के साथ ताल्लुकात हैं उनकी अपनी एक नोयत है, और अमेरिका में लोगों को मालूम है कि हमारे ताल्लुकात की नोयत क्या है। और ये भी याद रहे कि हमारे जो अब इन सारे जो इस वक्त डायनामिक्स हैं दुनिया भर में, और जिस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक नोयत के ताल्लुकात कायम करें। जिस तरह मैं चीज़ों को देखता हूँ, ये ज़रूर है कि ट्रांजैक्शनल नेचर रहेगी, लेकिन जहाँ जहाँ हमारे इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं वहाँ हम कोऑपरेट भी करेंगे, जहाँ जहाँ हम फ़ायदा उठा सकते हैं दूसरे के साथ वो भी हम करेंगे। लेकिन हैविंग गुड रिलेशंस विद द यूएस डज नॉट मीन कि हम किसी तौर भी अपने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं चाइना के साथ उसको उनमें खराब किसी कर किस्म का कंप्रोमाइज़ करेंगे। और मेरा ख्याल में ये बात वाशिंगटन डीसी में बड़े वहाँ पे इस चीज़ का एहसास और इदराक है कि पाकिस्तान जो रीजनल सिचुएशन है और ख़ास तौर पे जो हमारे ताल्लुकात हैं भारत के साथ, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर अस आवर रिलेशंस विद चाइना। बासित साहब, सीपेक फेज 2 का भी आगाज होने जा रहा है, और जिस तरह से चीन, रूस, अजरबैजान, ईरान इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई देते हैं, क्या हम बकायदा चीन की सरबराही में एक ब्लॉक बना चुके हैं जो अब मगरिब की इजारादारी या इन्फ्लुएंस से आज़ाद होगा? चीन देखिए, चीन राइजिंग सुपर पावर तो है और कोई शक नहीं है कि लेकिन चीन की कतई ये ख्वाहिश नहीं है कि सारे जो इस वक्त इंटरनेशनल सिस्टम है, यूनाइटेड नेशंस है, या फॉर दैट मैटर इवन ब्रेटन वुड्स सिस्टम भी जो क्रिएट किया गया था, ठीक है, बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं चीन ने, डेवलपमेंट बैंक भी बना दिया ब्रिक्स के तहत, और भी बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक भी बना दिया, बहुत सी चीज़ें इकदामात चीन ले रहा है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर आप एससीओ का एलामिया पढ़िए तो उसमें अभी भी यही बातें हो रही हैं कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी ही को रिफॉर्म किया जाए। यूनाइटेड नेशंस की बातें हो रही हैं, इसी तरह एक मतलब ये है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नया सिस्टम रिप्लेस करेगा इस प्रेजेंट सिस्टम को। इसी सिस्टम में कुछ फील्डिंग होगी, कोई ट्विकिंग होगी, और इसको बेहतर से बेहतर किया जाएगा। और मेरा जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, डेफिनेटली चीन अपने आप को एक मौका आएगा जब एजर्ट भी करेगा, और इससे जो ग्लोबल साउथ है वो यकीनन चीन की जानिब देख रहा है। और चीन एक लीडिंग रोल है, नो डाउट अबाउट दैट, और चीन आने वाले सालों में ये रोल और बढ़ेगा, ख़ास तौर पे हमारे रीजन में। और मैं ये समझता हूँ कि चीन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट ट्रम्प भी किसी हद तक अगर ये मुलाकात हो जाती है तो उसमें इस वक्त जो एक मामलात में कशीदगी है पूरे माहौल में दुनिया भर में, उसमें एक ठहराव ज़रूर आएगा, और आप देखेंगे कि उससे एक पॉजिटिव चीज़ें स्टेम होंगी। तो मैं होपफुल हूँ कि चीज़ें बेहतर होंगी अगले साल कम अज़ कम। और यूनाइटेड नेशन में भी अभी इजलास हो रहा है, देखते हैं वहाँ पे क्या किस तरह मामला चलते हैं इस माह। चीज़ें काफ़ी ठीक हो जाएंगी, और प्रेसिडेंट ट्रम्प का कम अज़ कम ये ज़रूर है, जो मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी असाइड, लेकिन कम अज़ कम जो टैबूज हैं बहुत से उन्होंने तोड़े हैं। कम अज़ कम उन्होंने भारत को तो एक्सपोज कर दिया, और कुछ हो के ना हो, जी जी। कि भारत कितना अनरिलायबल पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है उनका। देखिए, टैरिफ्स तो और भी बहुत से ममालिक पे लगे हैं, जापान पे लगे हैं, EU पे लगे हैं, लेकिन किसी ने अपने ताल्लुकात को उस तरह ख़राब नहीं किया जिस तरह भारत ने किया है। तो एक लिहाज से मुझे इस बात में ज़रूर खुशी है प्रेसिडेंट ट्रम्प के इन इक़दामात से कि भारत फुली एक्सपोज हुआ इन सारे मामलात में। बासित साहब, भारत के अंदर से भी तो इस वक्त उनकी जारहियत बेनकाब हो रही है। उनके साबका जर्नल ने आबी जारहियत और पानी को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के मंसूबे को भी बेनकाब किया है। आप नहीं समझते कि ऐसे मौके पर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आलमी फोरम समेत खुसूसन उन ममालिक जिनसे भारत अब करीब होने की कोशिश कर रहा है, उनके जरिए दबाव डलवाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, मिसाल के तौर पर अभी भारत ने
पिछले इतवार के दिन हमें एक एडवांस नोटिस दिया, फ्लड्स एडवांस नोटिस, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी की प्रोविजंस के बिल्कुल खिलाफ था। ये सारे जो एडवांस जो प्रायर नोटिस देना था, ये हमें इंडस वाटर्स कमीशन के थ्रू देना चाहिए था। लेकिन ये भी सारा प्रेशर उन्होंने चीन के तहत ही किया है, क्योंकि चीन भी अपर राइपेरियन है भारत का। और पिछले दिनों जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग वी गए हुए थे भारत, तो भारत का यही मुतालबा था कि जी आप हमसे जो फ्लड्स की सिचुएशन है, जो हाइड्रोलॉजी है, उसका डेटा है, वो हमसे शेयर करें। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल में थोड़ा सा चीन को ओब्लाइज करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की। लेकिन मेरी असेसमेंट यही है कि भारत अब जो है, जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी का ताल्लुक है, भारत अब उसमें वापस नहीं आने वाला अनलेस के हम कोई ऐसा प्रेशर एक्सर्ट कर सकें। और वो प्रेशर भारत की चीन की जानिब से हो सकता है। किसी हद तक हम मामलात को देख रहे हैं मेरे ख्याल में इस वक्त, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, कि किस तरह एक डिप्लोमेटिक कैंपेन लॉन्च की जाए, क्योंकि हमारे लिए तो भारत सर्वाइवल का मसला है पानी का। लेकिन फिलहाल चूंकि भारत के अंदर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो उस पर काम तो कर रहे हैं, कनाल शनाल्स बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हमारा पानी रोक सकें। तो हमारे पास अभी एक ब्रीदिंग स्पेस है, कोई टाइम हमारे पास है कि हम अपनी एक वेल कैलिब्रेटेड स्ट्रेटजी बना सकें एज टू हाउ टू bring the Indus Water Treaty back on track. That is a huge challenge for us, but I'm sure we are up to it. बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब, साबिक सफ़ीर बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।